हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का 4th लेक्चर है हम लोगों का। देखिए, जिन बच्चों ने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक का, चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेक श्योर कि मेरे इस लेक्चर को देखने से पहले आप वो लेक्चर्स जरूर देख लें, वरना इस लेक्चर में आपको क्योंकि अब मैं न्यूमेरिकल्स आपको करने सिखाऊंगा, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के बेस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमने सीखा और इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है। तो अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आज समझाऊंगा। तो आप लोगों को जितनी मेरी बातें उनको ध्यान से समझना है। अगर आपने मेरी सारी बातें ठीक से समझी तो ट्रस्ट मी, आपको किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को डिकोड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया करेगी, ठीक है। तो देखिए, न्यूमेरिकल में अटकते क्यों हैं बच्चे? एक तो पहले न्यूमेरिकल का टाइप नहीं समझते हैं बच्चे कि न्यूमेरिकल किस टाइप के हैं। वो कैटेगरी तो समझ लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे इस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इन जनरल अगर किसी भी न्यूमेरिकल की बात करें तो एक न्यूमेरिकल का स्ट्रक्चर होता क्या है? देखिए, कोई भी जो न्यूमेरिकल्स होता है, कोई भी न्यूमेरिकल आप ले लीजिए, उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कॉन्सेप्ट का, पहले पार्ट में होते हैं न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल किया। सेकंड पार्ट होता है कैलकुलेशन। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो बेसिकली ये दो काम हमें करने होते हैं। तो पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि उस पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जो भी हमें निकालने को दिया होता है, ठीक है, कैलकुलेशन करके हम लोग वो निकालते हैं, ठीक है। अब इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और उसने कहा कि एक चार्ज Q है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है, तो अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है या चार्ज मूव कर रहा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन दी हो सकती है। एक बात को कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, राइट। अब देखिए, जब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो हमें पता है ये क्या फोर्स ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE के बराबर, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो वो क्या करेगा, F इक्वल्स टू QE के बराबर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले, या इसमें वो एक और कॉन्सेप्ट जोड़ दे, ठीक है। आपने देखा हो कुछ क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट होते हैं बेसिक पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगता है उसमें, राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। अब यहां पर वो पूछ ले कि अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया तो जाहिर सी बात है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये पूछ ले कि उसका एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। अब इसने क्या किया है, यहां पर इसने यहां पर दो बातें जोड़ दी, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। पहला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो गया कि चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा एक्सेलरेशन निकालना है। अब आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट जब तक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, ठीक है, उस पर नेट फोर्स नहीं होगा कुछ, तो वो एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट, राइट, नहीं हो सकती है। तो ऐसे में 11th में आपने पढ़ा था NLM में न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma, राइट। अभी मैं इन पे वेक्टर्स नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप एक बार एक प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर सही से समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल करने में। तो अब यहां से देखिए A इक्वल्स टू F अपॉन m करके निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण मोशन है, ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहां पर दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो गए, एक दो, ऐसे तीन भी कर सकता है वो, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रॉब्लम होती है जहां सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को जोड़ दिया जाता है। अब उसमें देखिए एक आधा ही मेजर कॉन्सेप्ट होता है, बाकी सब सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं आप किसी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, तो कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आप सही से तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो। तो एक बात तो पहली होगी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है,
न्यूमेरिकल करने के लिए। आप कोई भी न्यूमेरिकल तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के, बिल्कुल फ्रेश न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। जो बच्चे आईआईटी का एग्जाम देंगे उनको मालूम होना चाहिए कि आईआईटीज में बहुत सारे फ्रेश न्यूमेरिकल आते हैं जो यूजुअली किसी बुक्स में पहले नहीं मिलते हैं, कुछ मिल जाते हैं, कुछ नहीं भी मिलते हैं। तो जब फ्रेश न्यूमेरिकल आता है तो उस न्यूमेरिकल को जिसने फ्रेम किया होगा उसने क्या सोचा होगा, उसके पास पहले कॉन्सेप्ट ही था ना, बनाने वाले के पास भी, और आपके पास भी कॉन्सेप्ट ही है। तो न्यूमेरिकल तो आप किसी कॉन्सेप्ट पर, एक कॉन्सेप्ट पर 50 बना लीजिए, 5000 बना लीजिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की गिनती खत्म नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ बच्चों को लगता है 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम सीख जाएंगे पूरा। कुछ लोग बच्चों को लगता है कि मैंने 50 क्वेश्चन अगर सही से कर लिए ठीक से, ठीक है, तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बातें दोनों ठीक है, लेकिन जब बच्चा इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करता है, अगर एक बच्चा बजाय न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करता है, 50 डिफरेंट तरह के क्वेश्चन लगाता है एक कॉन्सेप्ट पर ही, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास आपने 1 या 2 कॉन्सेप्ट सीखे और आपने उस कॉन्सेप्ट को 50 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखा। देखिए माइंडसेट चेंज करने की बात है यहाँ पर, ठीक है। एक तो है कि आप न्यूमेरिकल पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आपने 500 न्यूमेरिकल कर लिए और आपने कहा अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मैंने इतने सारे न्यूमेरिकल कर लिए। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उनको सालों साल मालूम ही नहीं चल पाता है, ये पता ही नहीं चल पाता कि उनका सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं था। आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, न्यूमेरिकल बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर अपने माइंडसेट में आपके कॉन्सेप्ट हो और आप कॉन्सेप्ट को 50 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करके, ठीक है, उसमें बार बार उन न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट लगा लगा के चेक करें कि आपका कॉन्सेप्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपने सही से उस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है कि वो सभी प्रॉब्लम में काम कर रहा है। तो अगर ऐसा 50 डिफरेंट क्वेश्चन भी लगाते हैं, वो भी इन 500 के बराबर है, ठीक है। तो जब बच्चा 500 क्वेश्चन करता है तो उसमें रिपीटिशन बहुत होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे, 4, 5, 6 एक ही तरह के, ठीक है। वो उनको एक ही टाइप के क्वेश्चन करता रहा, वो उसे तो गिनती उसने 5 और 6 गिन लिया, पर कायदे में वो एक ही टाइप के क्वेश्चन है तो एक ही गिना जाएगा, 5 या 6 नहीं गिना जाएंगे, ठीक है। वो बात अच्छी है कि कोई बच्चा एक टाइप का ही क्वेश्चन अगर 2 बार लगा के देखना चाहता है जस्ट टू मेक श्योर कि मैंने ठीक से कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है। कई बार बच्चों को लगता है कि पहली बार में शायद आंसर मेरा जो आ गया उसमें मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो उसने दूसरी तरह इसी वैरायटी का दूसरा क्वेश्चन लगा के देख लिया। अगर वहाँ भी उसका आंसर आ रहा है, वो कन्विंस्ड है कि अब मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, समझने के बाद कॉन्सेप्ट का सीखना कब होता है पूरा? सीखना जब भी पूरा होता है जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपने उसको ठीक से समझा या नहीं समझा, ये कैसे जानेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल लगा के, ठीक है। तो इसका मतलब पहला स्टेप न्यूमेरिकल का क्या हो गया? हमारा फर्स्ट स्टेप, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, ठीक है। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जिनका कॉन्सेप्ट ही सही से क्लियर नहीं होता, उस तरीके से क्लियर नहीं होता जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। याद तो बहुतों को होता है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को याद ही होता है, वो इस तरीके से उसको नहीं समझ पाते कि उसको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं तो सीखने में 2 चीज आती है, पहले उसके बेसिक समझना, फिर उसको न्यूमेरिकल में लगा के देखना। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसको बैठा लो, फिजिक्स में यही तरीका है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो सब में यही तरीका है, ठीक है। जब भी हम कहते हैं ना क्वेश्चन करके देखने चाहिए। अब दूसरी बात आती है, देखिए कॉन्सेप्ट हो गया, जब आपको मान लिया आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर बच्चे अटक जाते हैं कैलकुलेशन में, इस पार्ट पे। अब कैलकुलेशन में क्या अटक सकते हो आप? आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है मान लीजिए ठीक से, आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है ठीक से, आपको ग्राफिकल आइडिया नहीं है, ज़्यादा ग्राफिकल अप्रोच आपकी नहीं है उतनी, ठीक है, कहीं ग्राफ्स की बेस कैलकुलेशन आ गई, ठीक है, या आपके वेक्टर कमजोर है। मैक्सिमम 85% बच्चों का तो वेक्टर ही कमजोर होता है, उनको वेक्टर ही ठीक से नहीं आता है यूज करने लायक, जो प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है
वो अटक जाते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। तो पहला ट्रबल कॉन्सेप्ट करेगा, दूसरा ट्रबल कैलकुलेशन करेगा। तो देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट इजी है, वो डिफिकल्ट नहीं है, दैट्स नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। मैं अभी भी आपको जो न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूं, मैं आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट साथ में लेके चलूंगा, ठीक है। और अलग से भी इनके लेक्चर्स आपके आ जाएंगे, जो भी कैलकुलेशन में टॉपिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ का आइडिया, वेक्टर्स, इन सब के अलग लेक्चर्स आएंगे, आप 11th के सेक्शन में जाके देख पाएंगे, ठीक है। टाइम टू टाइम इनके लेक्चर्स आते रहेंगे, पर यहाँ जो इस्तेमाल होगा उस सबको यहीं एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आएगी वो यहीं के यहीं आपको क्लियर की जाएगी, ठीक है। और फिर भी आप उनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से लेक्चर भी आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एक न्यूमेरिकल के जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो चीजें होती है, कॉन्सेप्ट और एक कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आपने लैंग्वेज पढ़ी और उस लैंग्वेज से आपने जो भी बेसिक सीखे हैं उनसे उसको रिलेट किया कि क्या गिवन है मुझे और क्या निकालना है मुझे, तो कौन सा बेसिक है जो इनको आपस में गिवन और अननोन को रिलेट करता है, ठीक है। और क्या लैंग्वेज में कोई कंडीशन दी हुई है, देखिए बच्चे कंडीशन भी मिस करते हैं, वो जब क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी तब मैं आपको साथ साथ सिखाता रहूंगा कि लैंग्वेज पर बहुत ध्यान देना होता है। और वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं, जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहते हैं लगातार तो आपको समझ आना शुरू हो जाता है, आप लैंग्वेज डिकोड करना सीख जाते हैं। और ट्रस्ट में उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, मार्क माय वर्ड, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आपके लिए जरूरी है कि पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखें जब भी किसी न्यूमेरिकल को उठाए, कि उसमें दो चीजें होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन तो बहुत आसान भी हो सकती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा मैथ्स इस्तेमाल करा ले, लेकिन उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो आराम से सीखा जा सकता है। हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैंने कहा कि अब जो मैं लेक्चर स्टार्ट आज दे रहा हूँ, आप पहले 3 लेक्चर मेरे जरूर देख ले, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट उस तरीके से क्लियर नहीं है जैसे मैंने बताया है क्लास में, तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स कूलॉम्स लॉ में, ठीक है। अब फोर्स को लेके पहले बात करें कि जो बेसिक था वो तो हम लोगों को मालूम है, ठीक है, उसे हम दोबारा बता भी देंगे। हम लोगों को ये समझना है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए कैलकुलेशन की जब बात आती है, ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है उसके बारे में जान लें वो स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर में मैथ्स अलग हो जाती है। अब एक फोर्स में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस पर 2 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और 3 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, और मैंने कहा इन दोनों फोर्स को ऐड करना है, तो आप इन्हें F1 प्लस F2 5 नहीं बोल सकते, 2 प्लस 3 5। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है आपका, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में आप नॉर्मल मैथ से आप इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोगों को वेक्टर का आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको वेक्टर एडिशन के बारे में पहले बताता हूं बेसिक। तो जितने अभी हम बेसिक इस्तेमाल करने वाले हैं पहले उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास 2 वेक्टर दिए हुए हैं, जो बेसिक्स हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आगे न्यूमेरिकल करने के लिए, वो सारे मैं अभी बता दे रहा हूं। एक बार इनको ठीक से सीख लीजिए, अगर आपको आते हैं तो रिवाइज हो जाएंगे, नहीं आते हैं तो अभी सीख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल कैलकुलेशन में। तो वेक्टर ए दिया है, मान लो आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप। वेक्टर बी दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप, ये दिया हुआ है। अब अगर मैं आपको इनको ऐड करने को बोलूं, इस तरीके से दिया हो तो आप a प्लस बी सीधा कर दोगे, i वाला i में जोड़ दो 3i, j वाला j में, तो ये क्या हो गया माइनस 2j कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। तो एक एडिशन तो ये होता है आपका सिंपल, करेक्ट। एक होता है वेक्टर ज्योमेट्रिकली दिए होते हैं, ये वेक्टर मान लीजिए a है, ये वेक्टर b है, ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड a है, इसका मैग्नीट्यूड b है, यानी कि इस वेक्टर की लेंथ a है और इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, b है आपकी, क्लियर, ठीक है। तो अब मुझे इनको जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे i j k की फॉर्म में नहीं दिए हुए, बल्कि क्या दिए हुए हैं, वेक्टर के
इसको ऐसे ध्यान रखना, वेक्टर के क्या दिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड दिया है और इनके बीच का क्या दिया है, एंगल दिया है। ठीक है, तो अगर वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड और एंगल दिया हो तो हम इनको कैसे करते हैं। तो आपने एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा होगा वेक्टर्स में, वेक्टर एडिशन में। तो सिंपल तरीका होता है कि वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड यानी कि इनका रिजल्टेंट, ठीक है, अगर इस वेक्टर को, a वेक्टर को b वेक्टर के साथ वेक्टोरियली ऐड करना है तो क्या तरीका होता था, देखो सीधा सिंपल, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। अब यहां पर क्योंकि मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर मेरे पास दो वेक्टर दिए हैं, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, एक वेक्टर दिया हुआ है ये a जिसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, ये फोर्स है F1 है, चलो ठीक है, और ये F2 है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन और इनके बीच में 30 डिग्री का एंगल है। अब मुझे इन दोनों फोर्सेस को जोड़ना है, वेक्टोरियली जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, वेक्टोरियली। देखो ये वेक्टोरियली वर्ड हमारा पहले भी हमारे सामने आ चुका है, जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ रहे थे तो मैंने क्या कहा था कि इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम, इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम, ठीक है ना। तो वहां उस तरह के क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल होते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे इनका रिजल्टेंट क्या होगा, F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट, ये मॉड में लगा दे रहा हूं ना, मॉड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को इनके, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ab, तो 3 और 2 और cos 30 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, ये ध्यान रखना है, राइट। अब इसमें मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा साथ साथ, तो जिन बच्चों को आता भी है वो भी ध्यान से देखें, ठीक है। ये हो गया 9, ये 4, ठीक है, ये 6, 12 और cos 30 कितना हुआ, √3/2, ठीक है। तो ये हो गया √13 प्लस 6 √3, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और रिजल्टेंट हमेशा कहाँ लाई करेगा, इनके बीच में कहीं पर, ठीक है, बाहर नहीं होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच में कहीं होगा। बीच का मतलब मिड से मेरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो कहीं पर बीच में होगा इनके। और किस एंगल पे होगा, अब देखो यहां बात करी जाए, मान लो इसका रिजल्टेंट ये है R, तो R बेसिकली है क्या, ये R है वेक्टर A और B का रिजल्टेंट, और ये इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर ही हुआ ना, ये भी एक क्या हुआ, वेक्टर। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो यहां पर अगर डायरेक्शन ऐसे नहीं दिखाई हुई तो एंगल से दिखाया जाता है, जैसे यहां डायरेक्शन को एक तरह से एंगल से बताया गया, एक रेफरेंस लाइन ली ये वाली बी वेक्टर को, और इसके साथ ए थीटा एंगल पर है, ये बताया गया था। तो हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, जैसे बी वेक्टर ले लिया, रेफरेंस लाइन नॉन लाइन ली जाएगी जिसके बारे में हमें पता हो, ठीक है। इसके साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, करेक्ट। तो ये रिजल्टेंट कितने एंगल पर है ये भी निकाला जा सकता है, ये भी आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कितना होगा ये देखिए, याद रखिए, tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये एंगल निकालने का तरीका होता है। अब इसमें कई बार बच्चे कहते हैं सर ये a और b अगर अदल बदल दिए तो क्या होगा, ठीक है, तो मैं उसके लिए भी आपको समझा देता हूं, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, ठीक है। आप पहले ये ध्यान रखिए, तो एक तो रिजल्टेंट के लिए ये ध्यान रखना है आपने, r इक्वल्स टू, चाहे मॉड लगा के लिख दो या ऐसे लिख दो, √a² प्लस b², मैं इधर लिख दे रहा हूं, रिजल्टेंट a और b का ये होगा हमेशा, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर को आपको ऐड करना हो, और एक साथ दो ही वेक्टर ऐड होंगे, ठीक है, ऐड करना, इनफैक्ट सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो सब्ट्रैक्ट भी एक तरह का एडिशन ही है, बताएंगे वेक्टर में कैसे उसको वो करते हैं।
तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। टेन अल्फा यानी कि एंगल जो बनाएगा ये रिजल्टेंट b के साथ, ठीक है, b के साथ वो होगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। अल्फा एंगल हो गया जो रिजल्टेंट b के साथ बना रहा है, और थीटा a और b के बीच का एंगल हो गया ये थीटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब कुछ पॉइंट्स आप जो ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां पर मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं आपको, तो मैं कुछ खास पॉइंट बता देता हूं इनको इस्तेमाल करने के, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए खास पॉइंट क्या ध्यान रखने, पहली बात तो थीटा को लेके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको लेके ये बात ध्यान रखनी है और बहुत ध्यान से इसको रखना है। ये थीटा कौन सा एंगल होता है यहां जो फॉर्मूले में यूज होता है, तो आप कहेंगे ए और बी के बीच वाला। अब देखो ये नाम थीटा भी यूज हो सकते हो, उसे बीटा गामा कुछ भी बोल सकते हो, पर हमारा ए और बी वेक्टर के जब एंगल की बात होती है तो किस एंगल की बात कर रहे होते हैं, जिसे हमने यहाँ थीटा लिख दिया। तो आप ध्यान से समझिए। देखिए एक वेक्टर को उसके ऐसे दिखाया जाता है, मान लीजिए वेक्टर ए है ये बी है, तो आप देख सकते हैं दोनों अपनी किससे जुड़े, टेल से जुड़े। किससे जुड़े, टेल से। तो ये एंगल थीटा, हम इस एंगल की बात करते हैं। हम किस एंगल को की बात करते हैं, इस एंगल की, जब दोनों वेक्टर अपनी टेल से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई दो वेक्टर अपने हेड से जुड़े हैं ऐसे, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, ठीक है, इनको ऐसे जोड़ देता हूं। ये देखो ये अपने हेड से जुड़े, ये अपने हेड से जुड़े दोनों, ये दोनों की या तो टेल जुड़ी है या दोनों के हेड जुड़े, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लिया ये एंगल है इनके बीच का, अगर मैं इतने ही वेक्टर को आगे बना दूं ऐसे, ये वेक्टर है, वेक्टर को तो देखो ट्रांसलेट कर सकते हो आप, या तो सीधी लाइन के लॉन्ग या पैरेलल, किसी भी वेक्टर को ट्रांसलेट किया जा सकता है, ठीक है। ये वेक्टर में बेसिक है। ऐसे इस बी वेक्टर को जितनी लेंथ इसकी है इसे आगे बढ़ा दिया ऐसे, ये बी वेक्टर हो गया। तो इतना वेक्टर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है। इसकी लेंथ बराबर, इसकी लेंथ बराबर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन भी इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी भी इधर, ठीक है। ये मैंने आपको जो कुलाम्स लॉ पढ़ाया था उसमें वेक्टर के थोड़े बेसिक बताए थे, तो उसमें हेड और टेल के बारे में बताया था। अब देखो जो एंगल ये होगा वही ये एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो ये मेरा थीटा है, तो या तो दोनों अपने हेड से जुड़े हो या दोनों अपने टेल से जुड़े हो, तो उस वक्त जो एंगल होता है इनके बीच का वो मेरा ये एंगल होता है, ठीक है। मान लो कि कोई वेक्टर ऐसे जुड़ा हो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और क्या अब इस एंगल को हम थीटा ले लें, ये वाला एंगल? नहीं, ये नहीं थीटा लिया जाएगा, ठीक है। अब वो ऐसे में चालाकी क्या कर सकता है आपके साथ, इस एंगल को थीटा दे दे और आप भी जल्दबाजी में इसे थीटा ले लोगे, ठीक है। मैंने कहा ना ये एंगल, कौन से एंगल की बात करते हैं हम, ये थीटा कौन है हमारा, जब या तो दो वेक्टर अपने हेड से जुड़े हो या अपनी टेल से जुड़े हो। यहां पर वेक्टर अपने, इसका हेड और इसकी टेल जुड़ी है, दोनों के हेड, ठीक है, टेल ऑफ बोथ, हेड ऑफ बोथ, दोनों के हेड हो या दोनों की टेल हो, ठीक है। तो यहां पर फिर कैसे हम करेंगे, हम इस वेक्टर को ट्रांसलेट कर देंगे इधर, इतना, जितनी इसकी लेंथ उतनी इसकी लेंथ, ये भी वेक्टर भी हो गया। अब ये एंगल मेरा थीटा हो गया, जो यहां पर अगर ये एंगल मान लूं मैं, इसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं थीटा 1 मान लेते हैं, चलो ठीक है, या अल्फा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, चलो बीटा ले लेते हैं। तो मेरा ये थीटा हो गया 180 माइनस बीटा। वो चालाकी से इसे भी थीटा दे सकता है आपको, पर आप उसे नहीं लेंगे। आपको इनकी पहले इनको टेल से जोड़ो इनके, या हेड से जोड़ो, ठीक है। वैसे तो टेल से जोड़ दो, अगर हेड भी जुड़े तो ऐसे बढ़ा दो, ये अपने किससे हो जाएंगे, टेल से हो जाएंगे। जुड़ गए ना दोनों, देखो अब टेल से,
अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये दोनों किससे जुड़े, अपनी टेल से। तो हमेशा ये याद रख सकते हो आप, टेल से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। अब यहां देखो, जब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तब ये टेल से जुड़ते हैं। अब इनके बीच का ये एंगल मेरा ये एंगल होगा थीटा, ठीक है, ना कि ये एंगल। समझ गए बात को। तो अगर वेक्टर हेड और टेल से जुड़े हैं, हेड और टेल से जुड़े हैं, अब किसी की भी हो वो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ए इस तरीके से आ रहा हूं और बी इस तरीके से जा रहा हूं, ठीक है। तो फिर मैं चाहे आप इसको ए को ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब देखो इसको छुपा दूं, ये दोनों टेल से जुड़ गए, बी की इधर ए इधर, और ये टेल हो गई। तो ये एंगल होगा मेरा, अगर ये बीटा है मेरा तो 180 माइनस बीटा मेरा एंगल होगा थीटा, ये मेरा थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट। तो अगर हेड और टेल से जुड़े हैं तो आप बार बार कैलकुलेट नहीं करना, आप पहले देखो इनके बीच का एंगल कितना है जब ये हेड और टेल से जुड़े हैं, ठीक है, और उसे 180 से लेस कर दो तो आपका थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पर अगर वेक्टर में ये सिचुएशन आती है आपके पास कि एक वेक्टर एक का हेड दूसरे की टेल से जुड़ा है, तो आप उन दोनों के बीच का एंगल देख लो पहले उसी सिचुएशन में, और फिर उसे 180 से लेस कर दो तो वो आपका थीटा हो जाएगा। और जब वो हेड और टेल से जुड़े हैं तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा थीटा आपको मालूम ही है, ठीक है। तो ये बातें, ये मिसकंसेप्शन होते हैं बच्चों में, ठीक है। वो ये बहुत सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन इस टेक्निकल पॉइंट में वो गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करिएगा बिल्कुल भी, राइट। तो ये तो हो गया। इसके बाद अब सवाल आता है कि अगर कहीं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वेक्टर तो क्या अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो वेक्टर में, अगर आपको दिया है a माइनस बी, मान लो आपने आर ये लिख दिया, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो वेक्टर a प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन को रिवर्स कर दो कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम। यानी कि एक वेक्टर बी वेक्टर है ये, और माइनस बी वेक्टर क्या होगा, माइनस बी होगा कि या तो इसको यहीं के यहीं ऐसे डायरेक्शन पलट दो, इसकी लेंथ इतनी रहने देनी है, ठीक है, करेक्ट। यानी कि जैसे एक वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, तो अगर मैं इसको माइनस बी में बदलना चाहूं तो इसी को यहां बना रहा हूं मैं, इस एरो को पलट देता हूं तो ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। या मैं इसे क्या करूं, देखिए ये बी वेक्टर है, मैं इसको इधर ट्रांसलेट कर देता हूं, पलट देता हूं ऐसे, तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, ठीक है। तो आप माइनस बी ऐसे भी दिखा सकते हैं, सेम लाइन पे सेम सेगमेंट में इस एरो को पलट दो ऐसे, माइनस बी हो गया। या आप इसे ऐसे 180 डिग्री यू घुमा दो, ठीक है, तो ये इस तरफ आ गया तो भी ये माइनस बी हो गया। तो वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ होता है कि डायरेक्शन अपोजिट करना, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां पर ये एक्चुअली एडिशन है दो वेक्टर का, ठीक है, एक वेक्टर ए एक माइनस बी वेक्टर। तो मान लीजिए कि मुझे ए वेक्टर दिया है, ठीक है, इधर, और बी वेक्टर इधर दिया है, और ये एंगल थीटा है, करेक्ट। तो मैंने तो आपको कहा ना एडिशन ही यूज करोगे हर जगह, एक ही चीज इस्तेमाल करनी है, बस इस थीटा का मतलब समझ लो, आपसे गलती नहीं होगी। अब ये बी वेक्टर इधर है, ठीक है, मेरे को माइनस बी वेक्टर चाहिए तो मैंने इसको इधर बना दिया, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या लिखूंगा, a प्लस माइनस बी, तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो आप इन दोनों को जोड़ रहे हो, करेक्ट। अच्छा एक और बात ध्यान रखिए कि जो ये इसके मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का और माइनस बी का, इसमें कोई चेंज थोड़ी किया है। मैंने बताया ना वेक्टर में माइनस साइन का मतलब हुआ है कि रिवर्स द डायरेक्शन कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड को सेम रखना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मॉड बी हो या मॉड माइनस बी हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब आप इन दोनों का एडिशन क्या लिखोगे यार, आप लिखोगे अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, ठीक है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड बी है तो इसका भी बी है, क्योंकि दोनों सेम है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल ये लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि टेल ऐसे जुड़ रही है इनकी, तो इस थीटा से कोई मतलब नहीं है मुझे,
मुझे तो मैंने कहा ना हमेशा मेरा ये जो एंगल है इसे मैंने नाम थीटा दे दिया है। इस एंगल का मतलब है जब वेक्टर अपनी टेल से जुड़े हो, ठीक है। तो देखो टेल से जुड़े ना यहाँ, ये एंगल अब कितना कहलाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ रख दीजिए कॉस 180 माइनस थीटा। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर को तो सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन हो गया। तो आपको अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, एक ही फॉर्मूले से काम चलेगा आपका। ये दोनों ही फॉर्मूले सब जगह इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में अब कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 180, ये ओ है बेटा, 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां प्लस आया, यहां माइनस आ गया, ये सब्ट्रैक्ट करना हो गया वेक्टर का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सब्ट्रैक्शन याद नहीं भी रखता हूं तो मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा a प्लस माइनस बी वैक्टर। अब मैं इसका एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर, इनका एडिशन कर रहा हूं। एडिशन का फॉर्मूला यही है, मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा कॉस। अब मैं गया एंगल देखने, एंगल कौन सा देखूंगा जब वेक्टर अपनी टेल से जुड़े हो। तो माइनस बी वेक्टर इधर है, ए इधर है, दोनों अपनी टेल से जुड़े। एंगल कितना हुआ इनके बीच का, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, मैंने इसकी जगह 180 माइनस थीटा रख दिया, ठीक है। तो अब देखो सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ा मुझे एडिशन ही किया मैंने, ठीक है। अच्छा एक और बात यहाँ पर एंगल को लेके कि रिजल्टेंट का एंगल, जैसे इसकी अल्फा की बात हुई थी कि अगर ये ए के साथ ले लिया हमने, बी के साथ नहीं लिया, तो देखो ये आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि अगर बेस लाइन जिसके साथ एंगल लिया है, बेस लाइन बी को माना है या ए को माना है, ये कैसे ध्यान रखोगे आप, ये जो बी ऊपर आएगा ना बी साइन थीटा, ठीक है, और बी कॉस थीटा, राइट। अगर बी आपने ली, बी के साथ एंगल लिया है रिजल्टेंट का, ये मान लो ए है ये बी है और ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, ये एंगल अल्फा है। तो अगर आपने बी के साथ लिया है तो ऊपर बी साइन थीटा, नीचे बी कॉस थीटा आएगा और यहां आएगा ए। अगर आपने ए के साथ लिया है तो ऊपर आएगा ए साइन थीटा, ये आएगा बी और ये आएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, सिंपल। अगर आपने 11th में इसका डेरिवेशन पढ़ा होगा तो वहां से इजीली समझ आ जाएगी ये बात, वरना मैंने जैसे कहा जो वेक्टर के डिटेल लेक्चर्स आए आप वहां से भी जान सकते हैं। फिलहाल जो आपको याद रखना है, क्योंकि आप 12th में आपके पास, ठीक है, टाइम एक लिमिटेड टाइम है, तो उसमें आपको जो यूज करने वाली चीजें वो आपको बिल्कुल फर्स्ट हैंड पता होनी चाहिए एकदम से, ठीक है। तो अगर बी लिया आपने एंगल के लिए, रिजल्टेंट का बी के साथ एंगल लिया है तो बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आपने रिजल्टेंट के साथ ए लिया और ये अल्फा एंगल बी के साथ नहीं ए के साथ है तो ये आएगा ए साइन थीटा बी प्लस ए कॉस थीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट। बस आपको चेंज कर देना है, बी के साथ है तो बी, एंगल बी के साथ लिया है तो बी साइन थीटा बी कॉस थीटा, ए के साथ लिया ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, यहां कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका वेक्टर का एडिशन का बेसिक हो गया। एक ही बार देखिए याद रखना है, उसके बाद पूरी फिजिक्स में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इसके बेस पे जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी बहुत ईजी हो जाएगी, राइट। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्लासेस है मेरी न्यूमेरिकल की, ये सारी क्लासेस ऐसी हैं जिसमें जितने भी कैलकुलेशन के बेसिक्स आएंगे आपके, उन सबको एक्सप्लेन किया जाएगा न्यूमेरिकल्स कराने से पहले, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप तभी ठीक से समझ पाएंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, वरना नहीं आएंगे समझ। चलिए अब देखिए, अभी हमने ये तो सीख लिया कि दोनों वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड और उनके एंगल दिए हो। अब कुछ रिजल्ट्स आप याद रख सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है, कैसे, जैसे स्पेशल केसेस है, ये मान लीजिए वेक्टर बी है ये ए है, ये दोनों 90 डिग्री पे, इसका मैग्नीट्यूड ए इसका मैग्नीट्यूड बी, ये दोनों 90 डिग्री पे, तो देखो इनका रिजल्टेंट ये होगा और कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको याद रखना है। क्यों,
आप कहेंगे 2ab cos 90, cos 90 क्या होता है? 0। cos 90 क्या होता है? 0। क्लियर? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। अगर दो वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट है तो a माइनस बी का मॉड। ठीक है, राइट, अपोजिट होगा तो माइनस हो जाएंगे अगर ये स्ट्रेट लाइन के होंगे। क्लियर? राइट, तो ये ध्यान रखना है। एक बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में दी जाती है कॉम्पिटिशन्स में, खासकर आप तो बोर्ड्स में भी आती है, कि मान लीजिए कि ये दो वेक्टर है, बी वेक्टर ए वेक्टर, और कंडीशन दी है कि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है ये निकालना है। तो ये बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे सेम मैग्नीट्यूड के। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दुनिया भर के क्वेश्चन है इस पर। तो एक तो तरीका आप r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाए हर बार, या एक तरीका है कि हम यहीं पे एक रिजल्ट बना लेते हैं, और अगर हमारी जो कंपटीशन की प्रॉब्लम में ऐसे कहीं भी दो वेक्टर को ऐड करना पड़ा जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर बोर्ड में आया तो हमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से करके दिखा दो पूरा। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पार्ट याद रखना है, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा। ठीक है, ये ट्रिगो के कुछ फॉर्मूले हैं, राइट। तो कॉस 2 थीटा ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन्हें हाफ एंगल के फॉर्मूले कहा जाता है। ठीक है, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले। हाफ एंगल के फॉर्मूले क्यों कहा जाता है इन्हें ट्रिगो में? एक्सक्यूज मी, क्योंकि ये एंगल 2 थीटा है सब जगह, तो इनका हाफ हुआ ये। ठीक है, 2 थीटा का हाफ थीटा, 2 थीटा का थीटा, 2 थीटा का थीटा। अगर ये कॉस थीटा होता मान लीजिए ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका हाफ कितना होता? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसलिए हाफ एंगल कहा जाता है। अगर ये 3 थीटा होता तो ये 3 थीटा बाई 2 होता। समझ गए? इसीलिए इनको हाफ एंगल के फॉर्मूले कहते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इनको आप याद रखें। ठीक है, मैथ्स वालों को तो मालूम होते हैं, मेडिकल वाले भी याद रखें। ठीक है, आपको इनको ध्यान रखना है सबको। वो बात ठीक है, आए कहां से उससे अभी आपको ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इनको याद रखना पड़ेगा आपको। और मैथ्स वाले तो ड्राइव भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो चलिए, ये थोड़ा मैथ्स का पार्ट था जो ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला ये बाई 2 है, सॉरी। ठीक है, तो साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए, हम रिजल्टेंट लिखते हैं इनका, क्या लिखेंगे? इसको चलो ए मान लेते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और उसे हमने ए मान लिया। ठीक है, क्योंकि सेम है, ए इक्वल्स टू बी है, तो हम उसको ए ले लें। तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है इनका रिजल्टेंट दोनों का आर। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको b के बजाय क्या दे देते हैं? ए स्क्वायर 2a स्क्वायर cos थीटा। आपने इस b को a रखा, इस b को a रखा। ठीक है, बिकॉज a का मैग्नीट्यूड b के इक्वल है, और उसे हमने a मान लिया है। ठीक है, तो a और b इक्वल है, तो a और b इक्वल है, तो हमने b की जगह भी a रख दिया है। अब देखो ये कितना हुआ? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो अब यहां से 2a स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये 2a स्क्वायर कॉमन आ गया। अब देखिए 2a स्क्वायर, अब 1 प्लस कॉस थीटा की बजाय मैं क्या रख देता हूं, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट हटाना है। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और जब दो वेक्टर इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक है, करेक्ट। तो मैं एक तरह से इनका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लूंगा। तो ये कितना हुआ यहां पर देखिए
4 से आ गया 2, a स्क्वायर से a, cos स्क्वायर से cos थीटा बाई 2। तो ये रिजल्टेंट आ गया 2a cos थीटा बाई 2, यानी कि रिजल्टेंट हुआ 2 मैग्नीट्यूड, वो तो दोनों का सेम है, a cos, और इनके बीच का एंगल कितना है ये देखना है बस, थीटा, इसका आधा, थीटा बाई 2, ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हो सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, 2a cos थीटा बाई 2। 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो दोनों का सेम है, a cos, उनके बीच का एंगल थीटा और उसका हाफ थीटा बाई 2। ठीक है, और दूसरा ये जो रिजल्टेंट होता है r, ये एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है, यानी कि इसके साथ जो एंगल बनाएगा ये थीटा बाई 2। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो उनका रिजल्टेंट इनका एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, यानी कि बीचों बीच होगा, बिल्कुल मिड में एकदम। ठीक है, तो ये एंगुलर बाइसेक्टर हो गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, अल्फा कितना हुआ, थीटा बाई 2। कैसे, चलो निकालते हैं, यहां पर निकालते हैं इसको। देखिए ऐसे, टेन अल्फा क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इसे रख दीजिए आप ए साइन थीटा, बी के बजाय ए डाल दिया, और ए प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ए साइन थीटा अपॉन ए कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ए से ए कैंसिल, टेन अल्फा। ठीक है, ए से ए कैंसिल, साइन थीटा की जगह क्या रख दो, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या रख दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा, एक कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो गया, टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, टेन अल्फा टेन थीटा बाई 2 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब अल्फा क्या हो गया, थीटा बाई 2। जब भी तो इक्वल होंगे, जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर दो एंगल आपके, मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो उनका रिजल्टेंट उनका एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है। तो मान लिया अगर दो वेक्टर हैं, ये सेम मैग्नीट्यूड है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट कितने पे होगा, दोनों के साथ 30 डिग्री एंगल पर, क्योंकि वो उनको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यानी कि दो इनका जो ये रिजल्टेंट हुआ, ये क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर भी है, ये आपका क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर भी है। ठीक है, तो इसको आप रिजल्ट को ध्यान रखिए, 2a cos थीटा बाई 2 और इनके बीच का एंगल थीटा बाई 2, कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर जब थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, 2 इंटू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस और उनके बीच के एंगल का हाफ। ठीक है, और उनका रिजल्टेंट एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है, इसको ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो देखो ये बेसिक हुए जो हम इस तरह के एडिशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और बताते हैं। चलिए अब देखिए, अब एक और तरीका होता है वेक्टोरियली ऐड करने का। कैसे ऐड करने का, हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं, वो भी काफी आसान तरीका होता है। यूजुअली डेरिवेशंस में आप वो भी इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका हर जगह इस्तेमाल होगा, ये हर जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये बेसिक है, पर कुछ जगह हमारे पास थोड़ा सा हम और आसान कर सकते हैं चीजों को। तो इसको तो वेक्टर एडिशन के लिए एक तरह से यूनिवर्सल मेथड की तरह लेके चलो आप। ठीक है, दूसरा तरीका है रिजॉल्विंग इन कंपोनेंट।
ठीक है। अब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का क्या मतलब होता है? देखो सिंपल एक तरीका मैं आपको बताता हूं। कोई भी वेक्टर हो उसको आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। कोई भी वेक्टर लिया हो, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये दिया है, ठीक है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो या वेक्टर हो कोई, ठीक है, क्योंकि हम तो मैथ्स तो वेक्टर बोलेगा, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं। तो मान लो ये फोर्स है, इसे आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, कंपोनेंट में, यानी कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप। उन दो पार्ट की खासियत क्या होगी? वो दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में होंगे और ये उनके कहीं बीच में होगा। बीच का मतलब मिड से नहीं है मेरा, ठीक है, वो कंडीशनल होता है। तो किसी भी वेक्टर को आप दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। रूल क्या है? रूल बड़ा सिंपल है और तरीका बड़ा सिंपल है। ये जो मैग्नीट्यूड है ये बेसिकली लेंथ है इस वेक्टर की, इस लाइन की यहां से यहां तक की लेंथ है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। मान लीजिए एक लाइन मैंने ऐसे ले ली, करेक्ट, ठीक है। अब आपने दूसरी लाइन ऐसे लेनी है कि वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो वो लाइन ऐसे हो सकती है, ठीक है, इस वेक्टर से पास करनी चाहिए, करेक्ट। अब आप देखिए इन दोनों में एंगल 90 डिग्री, क्लियर। अब ये वेक्टर इन दोनों लाइन के बीच में आ रहा है, ठीक है, इसके और इसके बीच में नहीं आ रहा है, इसके और इसके बीच में नहीं आ रहा, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। मैं इसको डार्क कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको भी डार्क कर देते हैं और इनको हटा देते हैं, ठीक है, समझ गए। किसी भी वेक्टर के पहले दो यहां से इसकी वेक्टर की टेल पकड़ो, यहां से एक लाइन बना ली। अब वो लाइन कौन सी बनाते हैं? आप कहो सर ऐसे क्यों बनाई, ऐसे क्यों नहीं बनाई? कैसे भी बना सकते हो, कैसे भी, लेकिन बनाओगे कैसे? जो आपको पता हो, जिसके बारे में आप जानते हो। अब लाइन के बारे में क्या जानोगे? इस वेक्टर के साथ उसका एंगल बताओ, इस वेक्टर के साथ उस लाइन का एंगल बताओ। जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टली बननी है, एज पर दी सिचुएशन कैसे भी बन सकती है, बस नॉन लाइन होनी चाहिए। तो ये मेरे एक तरह से मेरी नॉन लाइन हो गई, जिसके बारे में मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं? मुझे एंगल मालूम है इसका, ठीक है। अगर मेरी नॉन लाइन मान लो ऐसे होती, ये एफ है ये वाली, तो मैं इसको लेता और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर डालता, ऐसे डालता कि इनके बीच में आए, इनके बीच में होना चाहिए कहीं। तो देखो दूसरी लाइन मैंने ऐसे डाल दी, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही होनी चाहिए, नॉन लाइन होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, नॉन से मेरा मतलब है उस लाइन के साथ एंगल पता होना चाहिए। या आप एज्यूम करेंगे, आपने एज्यूम कर लिया कि आप ये एंगल थीटा है और हम अब उसको मान के चल रहे हैं, तो आगे कहीं ना कहीं थीटा निकल जाएगा, ये हट जाएगा क्वेश्चन से अपने आप ही, ठीक है, कैलकुलेशन से, सॉरी। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, सिंपल, इसका प्रोजेक्शन लेना है इसमें। अब प्रोजेक्शन लेना क्या होता है, सुन लो। प्रोजेक्शन लेना, कंपोनेंट लेना, एक ही बात है। जैसे मान लो कि एक लाइन नहीं है और ये सपोज मिरर है, ठीक है, ये एक लाइन है, ये मिरर है, ये इसमें कैसे दिखाई देगी, ठीक है। तो कैसे दिखाई देगी? आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो मिरर पर, यहां पर। ये मान लो ए बी है, तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ठीक है। 90 डिग्री पे आने चाहिए इसके साथ, पता है ना कि इमेज जो बनती है मिरर में वो 90 डिग्री पे वो होनी चाहिए, ठीक है, सीधी लाइन पर, करेक्ट। और बाकी जितने पॉइंट है ऐसे सबकी इमेज ऐसी आएगी, करेक्ट। तो अब देखो यहां पर ये जो ए डैश और बी डैश है, ये ए डैश बी डैश इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। इसे मान लो लाइन बोल देता हूं मैंने अभी मिरर बोला, अभी लाइन बोल देते हैं, ए बी इन लाइन, ठीक है। तो इस लाइन में प्रोजेक्शन निकालने का क्या तरीका है? इस लाइन को मिरर की तरह ट्रीट करो, इसकी इमेज कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ठीक है। मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एक तरह से परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। वो बात है कि इमेज का पॉइंट यहां दिखाई देगा, पर मैंने कहा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो पड़ेगा, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। तो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका, ड्रॉप द परपेंडिकुलर और इन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये इसमें ये दिखेगा,
तो इसका कंपोनेंट इस तरफ इतना हुआ a डैश b डैश, ठीक है। इसको कंपोनेंट भी बोलते हैं, प्रोजेक्शन लेना भी बोलते हैं। तो प्रोजेक्शन लेने का मतलब ये होता है ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर। और ये किसी भी लाइन में ले सकते हो आप, जरूरी नहीं ये लाइन हो, कोई भी लाइन हो सकती है। तो ये तो लाइन का प्रोजेक्शन हो गया। वेक्टर भी एक लाइन होता है, मान लो एक वेक्टर है ये, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन इस लाइन में लेना है। तो देखो पहले तो ये लाइन का एक पॉइंट जुड़ गया, यहां पर दोनों अलग अलग थे, यहां पर लाइन के साथ ये वाला पॉइंट जुड़ गया, तो इससे परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। तो परपेंडिकुलर कहां से डलेगा, फिर यहां से, ठीक है, ऐसे। तो अगर ये ए बी है और ये बी डैश है, तो ए बी का प्रोजेक्शन इसमें कितना होगा, ए बी डैश, ठीक है। तो ए बी, मान लो ये मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूं सपोज, ठीक है, तो ए बी डैश इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी इन या ऑन, ठीक है, इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन कितना है ए बी का, ए बी डैश की लेंथ, ए बी डैश की प्रोजेक्शन मतलब या कंपोनेंट मतलब इसका कंट्रीब्यूशन इस तरफ कितना है, इसके बराबर, इसकी लेंथ के बराबर, ठीक है, क्लियर। अगर ये लाइन डालते ऐसे तो यहां से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करते तो फिर ये हो जाता, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन इस तरफ इतना हो जाता, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, एक पॉइंट तो जुड़ा होगा ना हमेशा, ठीक है। इसे प्रोजेक्शन लेना बोलते हैं, कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन लेना आसान टेक्निक है, तो हम प्रोजेक्शन वर्ड यूज कम करते हैं, वेक्टर में ज्यादा यूज होता है, यहाँ कंपोनेंट वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए इसका कंपोनेंट इधर करने के लिए ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, मान लो ये पॉइंट है ओ, ये हो गया मान लो ए, इस लाइन में लेना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, क्लियर। तो इस लाइन के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना हुआ, जितना इस लाइन में इसका प्रोजेक्शन होगा, कितना है प्रोजेक्शन ओ ए, इसका इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट या प्रोजेक्शन कंपोनेंट कितना होगा, जितना प्रोजेक्शन इसका इसमें है वो इतना है, ठीक है। तो इसे बी बोल देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्री लगनी है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी लेंथ कितनी है हाइपोटेन्यूज की, एफ लेंथ, ठीक है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये बेस हो गया, तो ओ ए अपॉन एफ यानी कि हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा। और हमेशा जिस लाइन के साथ एंगल होता है ना, नॉन आपकी लाइन जो होती है जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ हमेशा बेस आएगा, करेक्ट। तो ये कितना हो गया वही एफ कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये वाला कितना होगा, जितना ये होगा, ये दोनों पैरेलल है, तो ये कितना होगा एफ साइन थीटा, कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ओ बी अपॉन एफ साइन थीटा, देखो जितना ये उतना ये, तो इसकी लेंथ की बजाय ये रख दो, तो ओ बी कितना हुआ एफ साइन थीटा, ठीक है। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों ने आपने 11th में सीखा होगा ये सब, आप क्योंकि मैकेनिक्स में एनएलएम में बहुत जगह, ऑलमोस्ट सब जगह ये टेक्निक यूज होती है कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, ठीक है। तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब ये इसका कंपोनेंट हो गया इस लाइन के अलोंग, और ये वाला कंपोनेंट इतना इसका हो गया इस लाइन के अलोंग। तो एफ को आपने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, वैसे याद रखोगे ये एंगल थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना हुआ एफ कॉस थीटा। कैसे ध्यान रखो, कॉस कंपोनेंट एफ लेंथ इसकी हाइपोटेन्यूज हुआ, और अगर जिसके साथ एंगल थीटा पता है आपको वो कॉस कंपोनेंट होगा क्योंकि ये बेस का काम करता है, और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो होगी ये होगा एफ साइन थीटा, जैसे यहां निकाला हमने, ठीक है। इसकी लेंथ एफ साइन थीटा आएगी ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, तो ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। तो एफ को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। फोर्स को आपने एक किसी भी वेक्टर को आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी उसे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो आप। तो यानी कि ये हो गया ऐसे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब एफ नहीं बनाऊंगा मैं यहां पर, एफ तो खत्म, एफ के दो पार्ट हो गए। तो इनका जब रिजल्टेंट लोगे ना आप दोबारा से, ये दोनों 90 डिग्री पे ना एक दूसरे के साथ, तो इसका स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर, तो एफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ कॉस स्क्वायर थीटा, एफ स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1, तो फिर दोबारा से एफ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करना ध्यान रखने बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी। और आप में से जिन बच्चों की मैकेनिक्स वीक है वो तो ध्यान रखें, इसका आपका 11th की मैकेनिक्स में बहुत यूज़ है, इनफैक्ट पूरी फिजिक्स में यूज़ है इन चीज़ों का, जहाँ जहाँ वेक्टर आएगा। ठीक है, अब आप देखिए, क्योंकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ही ब्रेक करोगे आप, ऐसे रिजॉल्व करोगे, स्केलर को पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ी रिजॉल्व करोगे, तो स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि कोई भी वेक्टर दिया हो, मान लीजिए मुझे ए वेक्टर दिया है और ये 60 डिग्री है, तो इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो एक मुझे नॉन लाइन हो गई मेरी, ये हो गया इधर ए कॉस 60, और इसके परपेंडिकुलर कितना हो गया ये ए साइन 60। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया ए साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये √3/2 ए आ गया, और a/2 cos 60 कितना होता है 1/2 a/2, तो ये वेक्टर इन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये टेक्निक बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार चाहे तो जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लो लेक्चर को। बस ये ध्यान रखना है, किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ डेरिवेशंस भी मैं आपको यहीं कराऊंगा। देखिए, डेरिवेशंस आपके जो होते हैं, बच्चे अक्सर डेरिवेशन, मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे रटते हैं या स्टेप्स को क्या करते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती है सब। एक डेरिवेशन अगर आप सही से मेहनत कर लें, डेरिवेशंस जो आप सीखते हैं फिजिक्स में, अगर आप अच्छे से उनमें मेहनत कर लें और ये समझें कि आपको याद ना, मतलब उनको याद ना रखना पड़े, बल्कि आप उनको समझ लें, तो आपकी न्यूमेरिकल करने की वैसे भी जो एक तरह से मैं कहूँगा कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आप डेरिवेशन ठीक से समझते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लेने वाला हूँ। मुझे मान लीजिए ये प्रॉब्लम दी हुई है इस तरीके से, एक चार्ज है Q यहाँ पर, एक है -Q। ठीक है, या दोनों को चलो +Q ले रहे हैं अभी, और यहां पर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यानी कि इस लाइन को जहां पर चार्ज A और B रखा है इस तरीके से। ठीक है, आपका यहां पर एक चार्ज रखा है Q0। ठीक है, तो आपको इस चार्ज और इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स निकालना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर मैं आपको टेक्निक धीरे धीरे अनफोल्ड करूंगा आपके सामने, तो आप लोग मेरे, इसलिए जो भी चीज़ें बताऊं उनको भी ध्यान से सीखिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों ने किए भी हों और आप बहुत इजीली बना भी लेते हो। देखिए, मैं आपको 0 से लेके चल रहा हूँ, राइट। हो सकता है कोई चीज़ आप मिस करते हो जिससे आपको आगे कहीं पे प्रॉब्लम आए। ठीक है, थोड़े और बेहतर न्यूमेरिकल जो आते हैं, तो इसलिए मेरी बात शुरुआत से ही ठीक से समझ के चलिए। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि किसी भी न्यूमेरिकल में, कोई भी न्यूमेरिकल बना होता है उसके दो पार्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। ठीक है, क्या निकालना है मुझे यहाँ पे, फोर्स। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट को देखता हूँ। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा एज पर दी कॉन्सेप्ट, ये लगाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r² × r²। क्लियर, यानी कि फोर्स r² के पैरेलल है, यानी कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर काम करता है, ये क्या बात करता है कि जो लाइन दोनों चार्जेस को जोड़ती है, फोर्स उसके अलोंग काम करता है।
तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत मैंने इसको और इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। क्यों जोड़ा इस लाइन से? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। क्लियर? पहला कॉन्सेप्ट से ये काम मिल गया मुझे। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके हैबिट में आ जाएंगे। अब क्योंकि यहां पर खाली एक चार्ज नहीं है, ये तो दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना सिखा रहा है ना। अब लेकिन इस पर तो ये भी कर रहा है, फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। और किधर लगाएगा? ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इधर, एफ ए। मैंने एफ ए लिख दिया इसका नाम, कि जो ए पर चार्ज रखा है वो इस पर एफ ए फोर्स लगा रहा है। ये क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा इसको। ये वाला इधर लगाएगा, इसको मैंने बोल दिया एफ बी। करेक्ट? ठीक है, तो ये इसका काम खत्म। ये केवल दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके हमें स्केलर और वेक्टर एस्पेक्ट बता रहा था। स्केलर मतलब ये मैग्नीट्यूड, और वेक्टर जो एस्पेक्ट हमें पता लगा वो इससे पता लगा। ठीक है, कि ये इस लाइन के अलोंग लगेगा, तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने बताया था कि अगर एक चार्ज मौजूद है और फोर्स लगाने वाले एक से ज्यादा चार्ज है, ठीक है, तो क्या लगता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इज इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, जितने भी वहां पर इंडिविजुअल फोर्सेस काम कर रहे हैं उनका वेक्टर सम। तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेकंड कॉन्सेप्ट लग गया यहां पर। तो यानी कि दिस एफ नेट एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ एफ ए प्लस एफ बी। एफ ए और एफ बी का वेक्टर सम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट का काम खत्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था जहां पर दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए। एक इस्तेमाल हुआ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, जिससे हमने ये एफ ए का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकाला। तो एफ ए और एफ बी आप देखिए मैग्नीट्यूड में सेम आएंगे, ये दोनों सेम आने वाले। कैसे आएंगे? देखो इधर, ये x मान लिया हमने, ये x चलो दिया हुआ है हमें यहां से O पॉइंट से कि x डिस्टेंस पर है, ये इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो पॉइंट है इससे। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई? एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स कैसे लिखूंगा मैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच के सेपरेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर, तो ये भी आएगा के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई इनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों एफ ए और एफ बी दोनों सेम आ रहे हैं मैग्नीट्यूड में। लिख के देख लो, एफ ए ठीक है और एफ बी दोनों सेम आएंगे। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इसका Q इंटू क्यू नॉट, इसका Q इंटू क्यू नॉट, सेपरेशन इनके बीच में सेम। क्लियर? तो एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, मैग्नीट्यूड सेम आया। क्लियर? अब देखो, अब आ गया कैलकुलेशन का पार्ट। अब है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के लिए एक से ज्यादा टेक्निक भी हो सकती है। कई जगह एक ही तरह की होती है, कई जगह एक से ज्यादा होती है, दो हो सकती है, तीन तरीके हो सकती है। और वो टेक्निक कैसे डिसाइड करते हैं? बच्चा अपने कंफर्ट से डिसाइड करता है किस टेक्निक में वो ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, अब मैं सिंपल से देखो कैलकुलेशन की बात करूं तो क्या रह गया क्वेश्चन, ये रहा पॉइंट। ये दो वेक्टर ऐसे लिए एफ ए और एफ बी, इनको वेक्टोरियली ऐड करना है। इनको वेक्टोरियली क्या करना है? ऐड करना है मुझे। ठीक है, तो एक तरीका है कि मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से निकाल दूं, एक तरीका।
दूसरा तरीका यह है कि मैं इनको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके सॉल्व कर लूँ। कंपोनेंट में कैसे? अब ये आपकी समझ वाली बात है। देखो इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, एफ ए और एफ बी सेम है दोनों, तो और ये दोनों अपोजिट है। तो जब इनको कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, स्पेशली ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो और एक ये वर्टिकल लाइन बना दो, ठीक है। अब देखिए आपको साफ दिख रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा तो इसका एक इधर आएगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल करेगा। कैसे? इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, हम यहाँ पर एंगल मान लेते हैं, ये थीटा ये थीटा, ठीक है, ये दोनों थीटा। तो जब ये थीटा, तो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ इस वाली लाइन को, तो ये थीटा और ये भी थीटा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल ये थीटा और ये थीटा, ठीक है। अब सवाल आता है मैंने दोनों बराबर कैसे ले लिए? आपके दिमाग में आएगा कि दोनों आपने बराबर कैसे ले लिए। तो ये आपका बेसिक है, 10th में पढ़ा होगा आपने कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो ये कॉमन ये हो गया आपका पॉइंट जिससे ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है। तो इस पॉइंट से जो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे ना यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये रफ फिगर बनाया मैंने, तो अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और अगर आपने इस पॉइंट से, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला या ये परपेंडिकुलर डाला, सिर्फ परपेंडिकुलर भी डाला, तो ये एक तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यानी कि ओ बी इक्वल टू ओ सी के होगा, ठीक है। अगर आपने किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये इक्विलेटरल में भी होगा क्योंकि इक्विलेटरल में तो तीनों इक्वल होती हैं, करेक्ट। तो वहां पे किसी से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ए से ही डाल सकता हूँ, बी से नहीं डाल सकता, क्योंकि बी ए बी सी के इक्वल नहीं दिया मैंने दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो आपका इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डलेगा, नंबर 1 वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, नंबर 2 वो एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, इस एंगल को डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहां पर ये देखो, ये पॉइंट P ले लेते हैं, तो PA इक्वल्स टू PB था, PA इक्वल्स टू कितना था, PB, देख लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो ये दोनों जब इक्वल थे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन था, प्रॉब्लम में गिवन था, तो इसका मतलब एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा। तो इफ दिस इज थीटा देन दिस विल आल्सो बी थीटा, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये बेसिक्स आपने ध्यान रखने हैं। तो अब देखो, अगर आपको नहीं भी ध्यान है, मैंने कहा ना हर चीज आपको मैं रिकॉल कराऊंगा, ठीक है। तो यहां ये थीटा है, अब ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ है इसका, एफ ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा नॉन है ना मुझे, तो मैंने बताया था थीटा वाले के साथ कंपोनेंट होगा कॉस थीटा वाला, तो ये एफ ए कॉस थीटा, इसका इधर ये कंपोनेंट कितना होगा, एफ ए साइन थीटा, ठीक है, ये एफ ए कॉस थीटा, ये एफ ए साइन थीटा, क्लियर। इसकी बात करें इधर, इसका भी ये थीटा नॉन है, तो इसके साथ इधर इसका कंपोनेंट क्या हुआ, एफ बी कॉस थीटा, ठीक है, और इधर कंपोनेंट कितना हुआ, एफ बी साइन थीटा। तो इस वेक्टर को आपने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में बांटा, इस वेक्टर को दो म्यूचुअली में बांटा, तो अगर ये देखें हम लोग कैसे बन गया फिगर, ये हो गया एफ बी कॉस थीटा, ये हो गया एफ ए कॉस थीटा, एक ही लाइन के लो, इधर आ गया मेरा एफ ए साइन थीटा ये वाला, और इधर आ गया मेरा एफ बी साइन थीटा, क्लियर। अब ये इसको कैंसिल कर देगा, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी। भाई इस बी एफ बी को आप एफ ए लिख सकते हो, तो एफ ए साइन थीटा, एफ ए साइन थीटा, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गए। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण केवल ये दोनों बचे, ठीक है। तो एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट हो गया एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा, करेक्ट, एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 2 एफ ए कॉस थीटा, क्योंकि एफ ए और एफ बी तो सेम है, तो 2 एफ ए कॉस थीटा, तो एफ नेट कितना आ गया मेरा,
2 एफ ए की वैल्यू यहां से रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू, अब देखिए इसमें ट्रायंगल में देखो ये थीटा तो ये बेस पी ओ बेस हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है एक्स, तो ये हो गया एक्स अपॉन और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है इसकी, तो ये देखो यहां पे लिख देते हैं इससे आगे एफ नेट आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो बेस सेम है यहाँ पे, इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1, 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2। और अलोंग किसके अलोंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ओ पी अलोंग ओ पी। अब पीओ मत लिख देना इसे, पीओ का मतलब हो जाएगा नीचे, ओ से पी की तरफ मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये देखिए मेरा फोर्स निकल गया, ये चार्ज इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऊपर की तरफ, ऐसे इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये हमने निकाल दिया। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, कैलकुलेशन में हमने सिंपल रिजॉल्व करके कंपोनेंट को सॉल्व कर दिया। तो डेरिवेशंस में आप ऐसे ही करते हैं। अब मान लो ये कंपटीशन में क्वेश्चन आया था तो क्या मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन करता, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसमें सारी चीजें एक एक करके बताई है आपको, ताकि किसी जिसको आता है उसका रिकॉल हो जाए, जिसको नहीं आता उसको एक एक बात समझ आए। और मैं पूरी सारी बातें बेसिक से बताऊंगा। पर अगर ये कंपटीशन में आता है तो हमने क्या किया अभी कि हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखो कंपटीशन में आता है तो कॉन्सेप्ट के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करते, आप ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं देखिए जरा, सिंपल एक वेक्टर इधर है एफ बी और एफ ए, क्लियर। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। तो जब सेम वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर इंक्लाइंड होते हैं, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, तो उनका रिजल्टेंट एक तो एंगुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये रिजल्टेंट आ गया इनका एफ आर, वैसे एफ आर बोल देता हूं यहां। तो ये एंगल जो हमने वहां लिया हुआ है ऑलरेडी थीटा थीटा, ठीक है, ये थीटा ये थीटा। अब आप कहेंगे थीटा आपने क्यों मान लिया, अरे देखो कोई भी एंगल मान लो, उसको अल्फा ले लो चाहे, क्योंकि यहां जो भी एंगल लोगे उसका साइन या कॉस आपको निकालना आता है। डी दिया है, एक्स दिया आपको, एक बेस दिया है, एक परपेंडिकुलर दिया है। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, तो थर्ड साइड तो हाइपोटेन्यूज से निकल गई। तो जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड के बारे में पता हो तो कोई भी साइड में एंगल ले लो, ठीक है, आप उसका साइन और कॉस निकाल लोगे आराम से। इसलिए मैंने इसको थीटा एज्यूम करा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो नंबर एक बात कि ये एंगुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि बिल्कुल सीधा जाएगा इस लाइन के अलोंग। कौन सी लाइन होती है एंगुलर बाइसेक्टर इसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाली लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन। ठीक है, तो रिजल्टेंट आएगा इस लाइन के अलोंग। तो यहां से डायरेक्शन पता लग गई कि ये O से P की तरफ आएगा, O से P की तरफ, तो डायरेक्शन मिल गई मुझे फोर्स की, क्लियर। अब मैग्नीट्यूड निकालता हूं, कितना लिखूंगा, एफ आर रिजल्टेंट 2 इंटू मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 इंटू एफ ए, क्लियर। मैंने क्या बताया था कि 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो यहां मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है एफ ए, ठीक है, क्योंकि एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है। फिर कॉस, अब इनके बीच का एंगल, एफ ए और एफ बी के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा। देखो ये थीटा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ एफ ए और एफ बी का 2 थीटा, और इसके बाई क्या करना है आपने 2, ठीक है। तो एफ आर कितना आ गया 2 एफ ए, 2 से 2 कैंसिल, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखना कितना समय लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा, सारा कैलकुलेशन बच गया, कोई कंपोनेंट में रिजॉल्व नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट। तो कंपटीशन में वो कहते हैं शॉर्टकट और ये सब बच्चे बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स भी एनकरेज करते हैं शॉर्टकट्स के लिए कि एग्जाम में टाइम कम होता है। आप अपने दिमाग में ये सब बातें मत डाल के चलिए, शुरुआत में आप पूरा मेथड सीखिए। शॉर्टकट को हम कहते हैं इनोवेशन, ठीक है। जब आप पूरा मेथड सीख जाते हैं आप किसी भी स्टेप पे इनोवेट कर सकते हैं, स्टेप्स घटा सकते हैं इजीली खुद से। आप किसी का डायरेक्ट अगर शॉर्टकट ही आपको सिखाया जाएगा तो क्या पता वो उस सिचुएशन में लग जाए और किसी दूसरी में आपको ना लगाना है,
ये सब चीज़ें खुद ब खुद डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम कभी शॉर्टकट को एनकरेज नहीं करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आप पूरा मेथड सीखिए ताकि आप हर चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हो, तो टाइम खुद ब खुद घटेगा अपने आप, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट 2FA cos थीटा आ गया। ये कितना आया था इधर देखो जरा, 2FA cos थीटा। तो वही काम जो हमें ये पूरा हमने किया, इसको हम सेकेंड्स में कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने इसके लिए काम कर लिया। हमने जब वेक्टर का बेसिक पढ़ा तो हमने थोड़ी सी मेहनत करके वहां पर एक रिजल्ट निकाल लिया कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो एक तो एंगुलर बाइसेक्टर होगा, नंबर एक। नंबर दो, वो कितना होगा, 2 इंटू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस और इनके बीच के एंगल का हाफ, ठीक है। जो यहां पर था 2 थीटा, तो 2 थीटा का हाफ हो गया थीटा, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो आप इनमें से जो टेक्निक आपको सही लगे आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हमने एक वो किया। तो देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि इसे एक डेरिवेशन की तरह चलो मान लो। तो यहां पर मैंने बेसिक जब लगाए कैलकुलेशन पार्ट वाले पार्ट के लिए मैं आजाद था, मैं ये करूं या मैं ये करूं। अब इसको भी बात ये है कि मान लीजिए कि इसे ये रिजल्ट याद नहीं रहा तो आपको ये तो याद रहेगा √a² + b² + 2ab cos थीटा बेसिक, ठीक है। उसको लगा दो, लास्ट में यही आएगा खुद ब खुद। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बना के लिया है, वहां से लाया तो उसी से ना, उसी बेसिक से लेके आया हूं मैं ये भी निकाल के। तो आप उसको वापस लगा दो तो यही आ जाएगा अगर आप भूल भी जाते हैं तो, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी कि कैलकुलेशन में कहाँ कहाँ अटक सकते हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई स्टेप डेरिवेशन में रटने का मतलब नहीं। मैंने कॉन्सेप्ट पकड़ा, सिचुएशन देखी, कॉन्सेप्ट लगाए, कॉन्सेप्ट लगाने के बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट है जिसके लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है कैलकुलेशन करने के लिए, और सारी बताई जा रही है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच करना है आपको, चाहे वो डेरिवेशंस हो, और जितने डेरिवेशंस में आप अच्छे से समझेंगे, रटेंगे नहीं। बस एक ही बात ध्यान रखिए कि डेरिवेशन यूं समझ आना चाहिए कि आपको एक स्टेप याद नहीं रखना है। आपने सिचुएशन देखी, बेसिक लगाया, उसके बाद वो खुद ब खुद अनफोल्ड होना शुरू हो जाए सारे स्टेप, ठीक है, अपने आप खुद ब खुद। वो कैसे होंगे, जब प्रैक्टिस करते हुए हर बात का रीजन जानेंगे कि इस स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ये क्यों आता है, क्यों, वाई वाई वाई। जब ये वाई क्लियर होंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था। अभी ये आपके 4 से 5 लेक्चर कम से कम आपके ये आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था। आज हमने बेसिक डिस्कस किए कैलकुलेशन वाले, ठीक है, और एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, और कल हम इस पे, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसमें क्वेश्चन करेंगे। अभी बहुत तरह के क्वेश्चन है इसमें, और मैं एक एक क्वेश्चन की हर बारीकी आपको समझाऊंगा, लैंग्वेज डिकोड करना सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल का स्ट्रक्चर जो मैंने बताया हर प्रॉब्लम में आपको स्प्लिट करके दिखाऊंगा कि देखिए कैसे होता है। उसके बाद आपको खुद ब खुद वो स्प्लिटिंग आ जाएगी, और जब स्प्लिटिंग आ जाएगी तो टफ से टफ प्रॉब्लम भी आपको बहुत इजी लगेगी, ठीक है। इनफैक्ट आपको न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।